नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इतिहास तरंगिणी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मॉडर्न इंडिया के लेक्चर सीरीज में हमने कोलोनाइजेशन ऑफ इंडिया यानी कि भारत में औपनिवेशीकरण के टॉपिक को स्टार्ट किया है। पिछले लेक्चर में हमने देखा कि किस तरह से पोर्चुगीज यानी कि पुर्तगालियों का भारत में आगमन हुआ और उनके क्या-क्या प्रभाव पड़ते हैं भारत के पूरे एक राजनीतिक या उस समय के पूरे के हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर के ऊपर। सेम पैटर्न पे ही अब हम पढ़ेंगे डच के अराइवल के बारे में। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर होगा वो किस फॉरेन पावर को हम कवर करने वाले हैं, वो है डच के बारे में। जब हम डच के बारे में बात करते हैं तो सबसे पहला आप सभी को या सबसे पहला जो प्रश्न आप सभी के जहन में जो आता होगा या आप सभी को यह सबसे पहले जानना जरूरी है कि आखिर हम किस कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं जब भी हम इस डच शब्द का प्रयोग करते हैं। तो अगर प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो बेसिकली जो नेदरलैंड जो कंट्री है उन्हीं के लोगों को एक इनफॉर्मल तरीके से डच के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, डच जो यह टर्म है यह बेसिकली इंग्लिश का एक शब्द है और इसे अंग्रेजों ने यूज किया था जो इस ज्योग्राफिकल लोकेशन में रहने वाले लोगों के द्वारा उनकी बोली हुई या बोले जाने वाली भाषा को संबोधित करता है। ठीक है, तो डच एक प्रकार से लैंग्वेज को भी रेफर करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो जैसे हम कहते हैं ना कि कोई हरियाणा से है तो उसकी बोली हरियाणवी है, कोई अगर बिहार से है तो बिहारी है, बंगाल से है तो बंगाली है। तो इसी तरीके से जो नेदरलैंड जिस कंट्री को आज हम जिस कंट्री को नेदरलैंड के नाम से जानते हैं, इन लोगों की जो एक बोलने जाने वाली जो भाषा जो थी उसे डच कहा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज में। तो उसी लैंग्वेज के थ्रू रेफर किया जाता था इन लोगों को डच। ठीक है, तो आप सभी इस फैक्ट को जरूर याद रख लें, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब बात करें अगर हम कि इस टॉपिक को हमें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कैसे पढ़ना है, तो इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट डायमेंशंस हैं जो कि हमें एग्जाम के पर्सपेक्टिव से कवर करना है। और बेसिकली अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को या बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स के अगर पैटर्न को अगर उठा के देखें तो तीन डायमेंशंस हमें देखने को मिलता है जिसमें से क्वेश्चंस जो है पीटी के पर्सपेक्टिव से पूछे गए हैं। पहला तो है कि आप डच ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानिए कि कहाँ से आए, कैसे इनका फॉर्मेशन हुआ। फिर डच ईस्ट इंडिया या डच का इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्या रोल था, कहाँ कहाँ पे इनके कंपनीज इनके फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश हुए, किस प्रकार के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर थे, ये सारे फैक्टर्स थे। इन सारे पॉइंट्स को पढ़ना है। और जो लास्ट जो फैक्टर रहता है कि चूंकि ये फॉरेन पावर थे लेकिन फिर भी ये इंडिया को कॉलोनाइज करने में सक्षम क्यों नहीं हो पाए। बेसिकली इसको हम कंपैरिजन के तौर पे जितने भी फॉरेन पावर्स आते हैं, चाहे पोर्चुगीज हो, डच हो, फ्रेंच हो और ब्रिटिशर्स हो, तो हम इसे कंपैरिजन में पढ़ते हैं ब्रिटिशर्स की कि आखिर वो फाइनल मास्टर क्यों बन पाए, उन्होंने ही आखिर इंडिया को वो इंडिया को कॉलोनाइज क्यों कर पाए। ठीक है, तो ये सारे के सारे फैक्टर्स जो है हमें याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अपने लेक्चर में सबसे अपने पहले पॉइंट की तरफ, यानी कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, तो अगर हम डच ईस्ट इंडिया कंपनी के फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो इसका फॉर्मेशन कब होता है, 1592। और एक ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स थे जिन्हें कि एम्स्टर्डम मर्चेंट्स के नाम से जाना जाता था, इन्होंने ही इस कंपनी का फॉर्मेशन किया था। कई जगह पे इसे यूनाइटेड कंपनी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यूनाइटेड कंपनी, कुछ जगह पे डच ईस्ट इंडिया कंपनी कहा जाता है, या जो ऑफिशियल नेम जो उभर के जो आता है जिस तरह हम जानते हैं वो है यूनाइटेड कंपनी के तौर पे जाना जाता है। ठीक है, अब जब कंपनी का फॉर्मेशन जब हो चुका था तो सबसे पहला एक्शन जो कंपनी ने लिया था वो था जानकारी इकट्ठा करना। अब जानकारी किसके रिगार्ड में इकट्ठा करना था, ये हमारे सामने प्रश्न है। अब अपने प्रीवियस लेक्चर पे चलिए। आपने देखा कि किस तरीके से पोर्चुगीज ने ही एक सी रूट जो
पहले के जो रूट थे वो तो लैंड के थ्रू रूट होते थे, और या तो फिर रेड सी से होते हुए हम इंडियन ओशन में आते थे। लेकिन पोर्चुगीज ने उस सी रूट को डिस्कवर किया, जो कि अफ्रीका से होते हुए इंडियन ओशन में होते हुए और इंडिया के से, और बेसिकली ये जो पूरे के पूरे साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्री है यहाँ तक पहुंचा जा सके। अब ये जो नॉलेज था ये सिर्फ और सिर्फ उस टाइम पे पोर्चुगीज के पास में अवेलेबल था। तो सबसे पहला काम तो ये था कि इस इंफॉर्मेशन को निकाला जाए, ठीक है। और किस तरह से इस अगर वहां तक अगर पहुंचना चाहते हैं, अगर स्पाइस के ट्रेड को अगर कंट्रोल करना चाहते हैं, तो किस तरीके से पहुंचा जाए। और इसके लिए सबसे पहले था कि कंपनी जाए, यहाँ से सबसे पहले पोर्चुगल से इंफॉर्मेशन निकाला जाए कि क्या रूट है, कहाँ से इस रूट में जाया जा सकता है। तो इससे रिलेटेड जितने भी इंटेलिजेंस गैदरिंग वाले इंफॉर्मेशन थे, सबसे पहले तो कंपनी का वो काम था, ठीक है। और कौन होता है सबसे पहले जो एजेंट, जो कंपनी ने अपने एक एजेंट के तौर पे भेजा पोर्चुगल में, वो थे कॉर्नवालिस डे हाउटमैन। इन्होंने ही सारे के सारे इंफॉर्मेशन को खोजबीन किया, पता लगाया कि आखिर वो कौन सा रूट है और कैसे जाया जाएगा। और 1595 में जब उन्होंने इंफॉर्मेशन ले लिया, तो सबसे पहला एक्सपेडिशन जो है वो इंडियन ओशियन की तरफ में बढ़ता है, ठीक है। अभी याद रखना है कि 1595 वाला जो एक्सपेडिशन जो था, उसमें अभी इंडिया के तरफ का वो रूट या फिर वो डच जो है इंडिया में नहीं आ पाए, बट उन्हें रूट पता चल चुका है कि कैसे किस रूट से जाना है साउथ एशिया के तरफ में, और किस साल में इसे लॉन्च किया गया था, तो वो था 1595। उनके पास पूरा का पूरा जानकारी अवेलेबल हो चुका था, ठीक है। इसी जानकारी इकट्ठा करने के दौरान डच को यह भी पता चलता है कि पोर्चुगीज जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है इंडिया में, और खास करके उन्होंने बहुत ही बेटर तरीके से अपने आप को अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, चाहे मालाबार से लेके या कोंकण कोस्ट तक हो, कैम्बे तक हो, गुजरात, इन सारे जगहों पर पोर्चुगीज का एक अच्छा खासा कंट्रोल है, ठीक है। लेकिन अब डच भी चाहते हैं कि हम भी इस इंडियन ओशियन के ट्रेड में अपना एक अधिकार जमाएं, हमें भी स्पाइसेस के का जो ट्रेड है उसमें अपना अधिकार मिले, हर कंट्री चाहती है। इसी तरह पे इंग्लैंड भी चाहता है, इसी तरह पे फ्रांस भी चाहता है, इसी तरह पे स्पेन भी चाहता है। तो सारे कंट्री के बीच में एक होड़ लगा हुआ है, लेकिन अभी हम बात करते हैं सिर्फ डच के कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो अपने इस पूरे के पूरे रिसर्च के दौरान डच कंपनी को ये पता चलता है कि जिस जगह पे वो डच अपने आप को सक्सेसफुली इस्टेब्लिश कर सकते हैं और साथ ही साथ पोर्चुगीज को अवॉइड कर सकते हैं, वो है मलाय आर्किपेलागो, ठीक है। यानी कि ये जो इंडोनेशिया, पैपुआ न्यू गिनिया, जावा सुमात्रा का जो लैंड है, यहाँ पे पोर्चुगीज का जो कंट्रोल है, ये भी एरिया जो है स्पाइस और पेपर के लिए बहुत की प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। और यहाँ पे पोर्चुगीज का कंट्रोल जो है वो वीक है। यहाँ पे आपको ये भी एक बात का ध्यान रखना है कि अगर हम नेवल सुपीरियोरिटी के कॉन्टेक्स्ट में अगर बात करें, तो इवन पोर्चुगीज से भी बेटर थे डच अपने नेवल एक्टिविटीज और नेवल वॉरफेयर में। लेकिन चूंकि ऑलरेडी वो इंडिया में स्टैब्लिश थे, तो स्टैब्लिश पावर को हराना थोड़ा डिफिकल्ट था। तो इसलिए उन्होंने सबसे पहला अपने इस पूरे के पूरे रिसर्च मिशन के दौरान ये पाया कि मलाय आर्किपेलागो सबसे सही एरिया है जहाँ पे कि वो साउथ इंडियन ओशियन के ट्रेड में इंटर कर सकते हैं और अपना पैर जमा सकते हैं, ठीक है। तो ये सभी मैंने पॉइंट्स लिख दिया है। फिर एक और इम्पॉर्टेंट होता है, धीरे धीरे करके जब कंपनी को पता चल गया कि हम मलाय आर्किपेलागो में वो अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते हैं, वहाँ से उनका स्पाइस और उनका जो पेपर के जो ट्रेड है उनको कंट्रोल किया जा सकता है, तो धीरे धीरे करके कंपनी ने कई सारे एक्सपेडिशंस लिए और धीरे धीरे करके यहाँ के ट्रेड में अपना पैर जमाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। 1602 में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट होता है कि कंपनी को अपने गवर्नमेंट के तरफ से, यानी कि डच कंपनी को अपने गवर्नमेंट के तरफ से एक चार्टर इशू किया गया। इस चार्टर में कंपनी को सॉवरेन पावर दिए गए, यानी कि स्वच्छता के कुछ अधिकार दिए गए, जिसमें कि यह बताया गया और यह कहा गया कि केप ऑफ गुड होप, ये पॉइंट आप मैप पे देखिए, केप ऑफ गुड होप से लेके स्ट्रेट ऑफ मैगेलन के बीच का जो भी एरिया होगा, अगर डच ईस्ट इंडिया, अब यहाँ पे बात याद रखना है कि देखिए आपको ऐसे नहीं समझना है कि केप ऑफ गुड होप और ये
जो साउथ अमेरिका का जो पॉइंट है यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ मैगेलन, हम इस पॉइंट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, नहीं, यहां से कवर करते हुए आपको राउंड में जाना है, और राउंड में ट्रैवल करके आप जब यहां तक आ रहे हैं, यानी कि एक तरीके से पूरा का पूरा इनको पूरा का पूरा वर्ल्ड दे दिया गया है, यहां से कवर नहीं करना है, ये मत सोचना, यहां से स्टार्ट करते हुए यहां से कवर करते हुए पूरा का पूरा राउंड में आके, तो एक तरीके से पूरे के पूरे वर्ल्ड को इनको एक अधिकार दे दिया गया था कि आप किसी भी लैंड में जा सकते हैं, कहीं पे भी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर सकते हैं, जरूरत पड़ा तो आप वॉर भी कर सकते हैं, जरूरत पड़ा तो आप टेरिटरी भी एक्वायर कर सकते हैं, और जरूरत पड़ा तो वहां पे आप एडमिनिस्ट्रेशन भी स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो एक फुल सॉवरेन राइट कंपनी को दे दिया गया, जिससे कि आपको, ताकि किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो और बार बार आपको कम्युनिकेशन गैप के कारण से कोई इश्यू ना हो जाए। ठीक है, तो ये याद आपको क्या रखना है कि 1602 में जो कंपनी को जो एक चार्टर दिया गया, उसके तहत कंपनी को ये पावर दिया गया। अब इस तरीके से धीरे धीरे करके कंपनी ने अपने आप को इस मलाया आर्किपेलागो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री में स्टार्ट किया। फिर इनका भी अपना एक गवर्नेंस का एक स्ट्रक्चर इवॉल्व होता है, जिसमें कि जो जैन पीटरसन कोइन होते हैं, ये इनके सेकंड गवर्नर होते हैं डच ईस्टर्न अंपायर के। ठीक है, इस वर्ड को याद रख लीजिएगा, डच ईस्टर्न अंपायर के ये सेकंड गवर्नर होते हैं, और इन्हें ही रियल फाउंडर के तौर पर माना जाता है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स का नोट डाउन करते हुए चलिए। बट ये अभी तक तो हमने जो पॉइंट्स जो देखा वो था बेसिकली डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में कि वो कहाँ आए और कैसे आए। ठीक है, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हमें ये देखना है कि हमें इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में चीजों को पढ़ना है। ठीक है, तो अब हमें यह जानना जरूरी है कि किस तरीके से और वो क्या फैक्टर्स बने और वो क्या कंडीशंस थे जिस कारण से डच जो है वो ईस्ट जो इंडिया में आते हैं। ठीक है, इस फैक्टर्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो पहला तो था कि जो जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे डच ईस्ट इंडिया कंपनी के कॉन्टेक्स्ट में, कि किस तरीके से वो साउथ एशियन कॉन्टिनेंट में या साउथ एशिया के कॉन्टेक्स्ट में इंटर करते हैं, आप इन्हें उस पॉइंट को याद रख लीजिएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अपने लेक्चर को एक सेकेंड डायमेंशन की तरफ में लेके चलते हैं, यानी कि डच कंपनी इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने बात भी किया कि डच एक्सपेडिशन स्टार्ट होता है 1595 में, और फाइनली 1638 तक, ये डेट याद रखिएगा, 1595 से स्टार्ट होता है और 1638 तक डच कंपनी सक्सेसफुल हो जाती है एक ईस्टर्न डच एम्पायर क्रिएट करने में। और इंडिया में कई जगह पर, जैसे कोरोमंडल कोस्ट, ये आप देख सकते हैं मैप में, गुजरात का एरिया जो था और जो बंगाल का जो एरिया था, यहाँ पे कंपनी ने अपने आप को एक एज अ ट्रेडिंग कंपनी यानी कि एक व्यापारिक संगठन के तौर पे स्टैब्लिश कर लिया था। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन उभर के आता है कि जब डच ने ऑलरेडी जावा, सुमात्रा, मलक्का में ऑलरेडी अपने आप अपना एक एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर लिया था, अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया था, तो उन्हें भारत आने का क्यों जरूरत पड़ा? भारत में भी जिस चीज का सबसे ज्यादा जो जरूरत जो डिमांड था वो था स्पाइस एंड पेपर, और स्पाइस एंड पेपर तो ऑलरेडी उन्हें मलाया आर्किपेलागो से मिल ही रहा था, तो आखिर वो क्यों इंडिया के तरफ में आना चाहते थे? स्पेक्ट्रम में आपने पढ़ा है कि सिर्फ और सिर्फ ये एक रीजन दे दिया जाता है कि वो इंटरेस्टेड नहीं थे। अगर इंटरेस्टेड नहीं थे तो आखिर फिर वो इंडिया में आए ही क्यों? क्यों उन्होंने इतना सारा जगह पे अपने फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश किए? इसके पीछे का क्या रीजन था? ठीक है, तो हमें इस चीज को समझना है। तो अगर इसके पीछे के कारण को अगर हम समझना चाहते हैं, तो यहाँ पे अब आप एक बेसिक इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट को समझिए कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट को अगर परचेज करते हैं तो उसके साथ में उसका एक मॉनेटरी वैल्यू अटैच्ड होता है। कोई सेलिंग प्राइस होता है या कोई परचेजिंग प्राइस होता है। या तो मॉनेटरी वैल्यू में खरीदिए या तो बार्टर के वैल्यू पे हम उसे एक्सचेंज करते हैं कि जो इंसान आगे वाला इंसान जो बेचना चाहता है उसका भी कुछ रिक्वायरमेंट है, आप उस सामान के बदले में यानी कि वस्तु विनिमय करके लेन बार्टर सिस्टम में आप उस प्रोडक्ट को एक्सचेंज करते हैं। डच ट्रेडर्स जब
भी पेपर या स्पाइसेस खरीदते थे, जो भी साउथ ईस्ट एशियन पीपल के साथ में जब भी वो ट्रेड करते थे, जब भी उनसे पेपर या स्पाइसेस खरीदते थे, तो उन्हें पेमेंट करना पड़ता था। पेमेंट बेसिकली मॉनेटरी वैल्यू में होता था, और उस टाइम पे जो पेमेंट का जो तौर तरीका जो होता था, जो इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाता था, वो था बुलियन के फॉर्म में। बुलियन यानी कि बेसिकली गोल्ड कॉइन के बेसिस पे। ठीक है। अब जब बुलियन के ऊपर, जब आप गोल्ड फॉर्म के ऊपर से ट्रेड कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली है कि रिसोर्सेस, हर कंट्री के रिसोर्सेस के ऊपर अगर आप डे टू डे बेसिस पे अगर सारे चीजों का खरीदारी अगर गोल्ड से ही अगर करने लगेंगे, तो वो काफी रिसोर्सेस के ऊपर एक प्रेशर जनरेट करता है। ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम था कि काफी ज्यादा उन्हें अपने कंट्री से इंपोर्ट करना पड़ता था, और इस कारण से जब जब आप कंट्री के से अपने कंट्री से इंपोर्ट करके पैसा मंगवा रहे हैं, तो वहां के जो लोग होते थे वो भी उनके ऊपर काफी दबाव देते थे कि हमारा ही पैसा है और हमारे साथ ही प्रॉफिट नहीं शेयर किया जा रहा था। तो कंपनी के ऊपर एक प्रेशर बिल्डअप होता था। तो डच कंपनी ने क्या किया कि यह जानने का कोशिश किया कि आखिर हमसे पहले जो यहाँ पे जो इंडियन मर्चेंट्स और जो अरब के जो मर्चेंट्स थे, वो तो पहले से ही ट्रेड कर रहे थे इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के बीच में। तो उन्होंने देखा कि आखिर वो किस तरीके से ट्रेड कर रहे हैं। तो इसमें डच कंपनी ने पाया कि जो अरब मर्चेंट्स हैं या जो इंडियन मर्चेंट्स हैं, उनका जो बेसिक, जो सबसे ज्यादा जो साउथ एशिया में या फिर इस साउथ ईस्ट एशिया में जो जिस गुड्स का या जिस प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा डिमांड था, वो था कॉटन का। कॉटन के प्रोडक्ट का सबसे ज्यादा डिमांड था। ये सारे के सारे पॉइंट्स में एक तरीके से मैंने आपको लिख दिया है, लेकिन मैं आपको समझाते हुए भी चल रहा हूँ। तो कॉटन के गुड्स के बदले में एक्सचेंज किया जाता था। ठीक है। और कॉटन का जो बहुत इंपॉर्टेंट जो ट्रेडिंग आउटपोस्ट इंडिया में जो अवेलेबल थे, एक था कोरोमंडल कोस्ट, दूसरा था गुजरात, बंगाल भी एक इंपॉर्टेंट एरिया था। तो डच का इंडिया में आने का जो सबसे बड़ा जो फैक्टर जो बना, वो पेपर और स्पाइसेस नहीं था, बल्कि कॉटन के ट्रेड को कंट्रोल करना था। इससे डच को क्या फायदा होता है? डच को ये फायदा हो जाएगा कि अगर उन्हें कॉटन का अगर सप्लाई मिल गया, तो वो एक्सचेंज के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं स्पाइसेस और पेपर के बीच के बेसिस पे। क्यों? क्योंकि यही चीज तो साउथ ईस्ट एशिया के लोगों को चाहिए। अगर आप कॉटन उस अमाउंट में दे देंगे, तो वो आपको उतने ही इक्विवेलेंट वैल्यू का आपको पेपर और स्पाइसेस मिल जाएगा। तो इस तरीके से डच कंपनी को बुलियन इंपोर्ट करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो डच कंपनी का इंडिया के तरफ में जो आने का जो कारण जो बनता है, ऑल्दो वो प्राइमरी रीजन नहीं होता है, बल्कि अपने आप में एक सब्सिडियरी इंटरेस्ट होता है। ठीक है। लेकिन उसका जो कारण जो बनता है वो होता है कॉटन गुड्स के सप्लाई को कंट्रोल करना। ठीक है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से वेस्टर्न कोस्ट में पोर्चुगीज का जो पावर जो था वो काफी ज्यादा यहाँ पे स्ट्रांग थे। डच ने कोरोमंडल कोस्ट में अपने आप को स्टैब्लिश करने से पहले कई जगह पे कई बार ट्राई किया कि वो अपने आप को स्टैब्लिश कर सके इन वेस्टर्न कोस्ट में, पर वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। ठीक है। सूरत में, मालाबार कोस्ट में उन्होंने कई सारे अटेम्प्ट्स किए थे, लेकिन उनके फेलियर होने का कारण क्या होता है? पोर्चुगीज। फिर उन्होंने, डच कंपनी ने देखा कि ईस्टर्न कोस्ट के तरफ में वो मूव करते हैं, और उन्होंने यहाँ पे देखा कि जो ईस्टर्न कोस्ट है, यहाँ पे जो पोर्चुगीज का जो पावर है वो बहुत ही वीक है। एक सेंट थोम को छोड़ के कोई एक ऐसा, सेंट थोम ये भी कोरोमंडल कोस्ट में ही होता है, इस जगह को छोड़ के ऐसा कोई जगह नहीं होता है जहाँ पे कि पोर्चुगीज ने अपना कुछ एक बहुत अपने आप को आर्म्ड प्रेजेंस में रखा हुआ था। ठीक है। तो डच को ईस्टर्न कोस्ट मिल जाता है जहाँ पे कि वो अपने आप को स्टेब्लिश कर सके। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने क्या किया, यहाँ पे कोरोमंडल कोस्ट के अलोंग अपने ट्रेडिंग पोस्ट और स्टैब्लिशमेंट को ढूंढना स्टार्ट कर दिया कि कहाँ पे वो अपने आप को स्टैब्लिश कर सकते हैं। ऐसे करते 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 उन्होंने पाया कि मसूलीपट्टनम जो पोर्ट जो था, याद रखिएगा, ये मसूलीपट्टनम जो कि गोलकोंडा किंगडम का पार्ट था, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग आउटपोस्ट होता है साउथ ईस्ट एशिया के तरफ, जो कि कॉटन के ट्रेड के लिए फेमस था। यहाँ पे पोर्चुगीज का इन्फ्लुएंस भी कम होता है, और
गोलकोंडा किंगडम के राजा के साथ ट्रीटी करके उन्होंने यहाँ पे अपने आप को स्टैब्लिश किया। बात करें अगर गोलकोंडा किंगडम के बारे में, तो आपको याद होगा मिडिवल इंडिया में जो बामनी एम्पायर था, बामनी एम्पायर 5 पावर्स में डिसइंटीग्रेट करता है, जिसमें से एक होता है किंगडम ऑफ गोलकोंडा। ठीक है, तो इस पॉइंट्स को आप याद रखिए। फिर गोलकोंडा के बाद जब मसूलीपट्टम में अपने आप को डच ने स्टैब्लिश कर लिया, इसके बाद फिर धीरे धीरे करके पेटापोली, देवनमपट्टम, तिरुपापुल्लयूर, पुलिकट, पोर्टो नोवो, सद्रासपट्टम, नागलेवांजे, पालाकोलू, बिमलीपट्टनम, इन कई सारे जगह पे धीरे धीरे करके कंपनी ने अपने आप को अपने ट्रेडिंग आउटपोस्ट को स्टैब्लिश करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, अब जैसे जैसे कमर्शियल इंटरप्राइजेस बढ़ते चले गए, अब रिक्वायरमेंट फील होने लगा, क्योंकि हर एक पोर्ट पे क्या, जहां पे भी ट्रेडिंग आउटपोस्ट था, यहाँ पे अपने अपने इंडिपेंडेंट तरीके से सारे के सारे जो भी फैक्टर्स कहा जाता है, यानी कि जो मर्चेंट्स होते थे उन्हें फैक्टर्स कहा जाता था, तो ये इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन जो भी रिसोर्सेज जो जनरेट हो रहा है, एक्चुअली में तो कंट्री के पास में जाना चाहिए, डच गवर्नमेंट के पास में जाना चाहिए, डच एम्पायर के पास में जाना चाहिए। तो अब इसके ऊपर हमें क्वेश्चन आ रहा है कि कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है और कितना रेवेन्यू कंट्री में वापस जा रहा है, इसका तो कोई हिसाब किताब है ही नहीं, क्योंकि सब के सब सारे जगह पे सब कोई अपने इंडिपेंडेंट तरीके से काम कर रहा है। तो अब जरूरत पड़ा, जैसे जैसे कमर्शियल प्रेजेंस बढ़ता गया, सिक्योरिटी चैलेंजेस भी बढ़ते गए, क्योंकि हर कंपनी को अपना एक प्रोटेक्शन, एक सिक्योरिटी भी देना है, क्योंकि अगर साथ ही साथ में पोर्चुगीज का भी पावर है, साथ ही साथ में फ्रेंच पावर भी है, और साथ ही साथ में इंग्लिश का भी पावर चल रहा है, तो सब एक दूसरे को तो पहले हराने में भी लगे हुए। हर कोई चाहता है कि सिर्फ मेरा, अगर सपोज करिए मसूलीपट्टनम में अगर डच है, तो डच अपने ट्रेड को तो बढ़ाना ही चाहती है, लेकिन साथ साथ में ये भी चाहती है कि वहां पे कोई और पावर आके स्टैब्लिश ना हो जाए, पोर्चुगीज ना आ जाए, इंग्लिश ना आ जाए, फ्रेंच ना आ जाए, तो सिक्योरिटी चैलेंज भी है। तो इन सारे के सारे कमर्शियल ग्रोथ और सिक्योरिटी चैलेंजेस ने रियलाइज किया कि यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट भी होगा, एक एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर भी इवॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, फिर फाइनली ऐसे करते करते इस रिक्वायरमेंट में देखते हुए 1617 में पुलिकट को गवर्नर के सीट के तौर पे डच एम्पायर, या फिर इंडिया में अगर आप कहिए तो पुलिकट को गवर्नर की सीट के तौर पे बनाया गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला जो सीट ऑफ द गवर्नर होता है वो कहाँ पे होता है, पुलिकट में। ठीक है, 1689 में गवर्नर के सीट को पुलिकट से हटाकर नेगापट्टनम में शिफ्ट कर दिया गया था। इसके पीछे का कारण क्या होता है कि इस टाइम पे औरंगजेब, जो कि मुगल एम्परर होते हैं, उन्होंने काफी अपना एक एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी को बढ़ावा दिया था, और इवन जो गोलकोंडा जो था उसे मुगल अंपायर का पार्ट बना दिया था। तो इस कारण से डच जो है वो अपने आप को सिक्योर नहीं कर पा रहे थे, अपने आप को मिलिटरीली और कमर्शियली सिक्योर करने के लिए उन्होंने पुलिकट से नेगापट्टनम, पुलिकट नॉर्थ में पड़ता है और नेगापट्टनम उसके साउथ में, यानी कि और टुवर्ड्स द साउथ के तरफ में उन्होंने अपने गवर्नर के सीट को या अपने पॉलिटिकल सेंटर को मूव कर दिया। और इसके पीछे का रीजन क्या होता है, द चैलेंजेस फेस्ड फ्रॉम द औरंगजेब। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो भी मैं बता रहा हूँ उन सबको जरूर आप नोट डाउन करते हुए चलिए। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो भी ये सारे के सारे जो पोर्ट्स थे, ये थे ईस्टर्न कोस्ट में। ठीक है, ये था ईस्टर्न कोस्ट का कहानी। अब हम चलते हैं वेस्टर्न कोस्ट में कि किस तरीके से डच ने अपने आप को स्टैब्लिश किया। तो 1616 में, यानी कि 1616 में, पहले तो उन्होंने एफर्ट लिया ही था कि जब इवन ईस्टर्न मसूलीपट्टनम में स्टैब्लिश होने से पहले उन्होंने एफर्ट लिया था कि वो सूरत में और वेस्टर्न कोस्ट में अपने आप को स्टैब्लिश कर सके, लेकिन पोर्चुगीज के कारण वो सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। ठीक है, तो अब हम, जैसे मैंने बताया कि किस तरीके से इनिशियल एफर्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं, लेकिन फाइनली अराउंड 1616 और 17 तक में डच
सक्सेसफुल हो जाते हैं एक फैक्ट्री बिल्ड करने में, कहाँ पे, सूरत में। और इसको किसने लीड किया था? वैंडेन ब्रोक ने। ठीक है। इसके बाद जैसे जैसे सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश हुआ, इसके बाद में ब्रॉच, कैम्बे, अहमदाबाद, आगरा, बुरहानपुर में भी धीरे धीरे करके कंपनी ने अपने आप को एक एक करके स्टैब्लिश करना स्टार्ट किया। ठीक है। तो ये था ईस्टर्न इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में। फिर ये हो गया वेस्टर्न कोस्ट में। अब अगर हम बात करें ईस्टर्न इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, अगर हम आते हैं, पहले जो हमने रखा था वो था ईस्टर्न कोस्ट के तरफ में। अब अगर हम ईस्टर्न इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं, यानी कि किस तरीके से बंगाल, बिहार, इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, तो 1627 में कंपनी ने इनिशिएटिव लेना स्टार्ट कर दिया था। और पिपली, ये सबसे पहला प्लेस होता है ईस्टर्न इंडिया में जहाँ पे डच ने अपने आप को स्टैब्लिश किया। इसके बाद में बालासोर, चिंसुरा, कसीम बाजार और पटना जैसे कई सारे इलाकों में कंपनी ने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया था। ठीक है। अब तो ये जितने भी प्लेसेस मैंने अभी तक आपको बताए हैं, इन सभी प्लेसेस को आप सभी जरूर याद रख लें। कैसे कैसे, कहाँ पे आए, किस तरीके से क्या बना, कौन सा फैक्टर्स था जिसके कारण से डच इंडिया में आए। ठीक है। क्या प्राइमरी रीजंस होता है, सेकेंडरी रीजंस होता है, कौन कौन से, कहाँ कहाँ पे ट्रेडिंग पोस्ट को स्टैब्लिश किया गया, कौन था उनका मेजर सीट ऑफ द गवर्नर कहाँ पे था। फिर उसके बाद में कैसे कैसे ईस्टर्न कोस्ट से वेस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट से कैसे ईस्टर्न इंडिया के तरफ में बढ़ते हैं। ठीक है। इन सभी पॉइंट्स को जरूर याद रखना है। अब फिर से, अब हम एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखते हैं, तो कई सारे एग्जाम्स में अगर हम देखते हैं कि कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए कई बार पूछा गया है डच के कॉन्टेक्स्ट में आइटम्स ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। क्यों इसको पूछा जाता है? क्योंकि जनरली लोग, कोई भी जो कैंडिडेट होता है वो ठीक से ना पढ़ने के कारण से एक मिसपरसेप्शन बैठा हुआ है कि कोई भी अगर फॉरेन पावर अगर इंडिया में अगर आ रहे हैं, ठीक है, तो वो हमेशा आएंगे स्पाइसेस और पेपर के लिए। लेकिन मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि डच का जो अराइवल जो इंडिया में था वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है कंपेयर टू अदर पावर। क्यों? क्योंकि स्पाइसेस और पेपर तो उन्हें साउथ ईस्ट एशिया से मिल ही रहा था। जो फैक्टर उन्हें मजबूर करता है या जो कंडीशन जनरेट करता है ताकि वो इंडिया में आए, वो बेसिकली स्पाइसेस और पेपर नहीं होता है, बल्कि टेक्सटाइल्स होता है, सिल्क होता है, कॉटन होता है। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है। तो एक्सपोर्ट आप देख सकते हैं कि वो कौन कौन से चीजों का इंडिया से करते थे। टेक्सटाइल्स का, सिल्क का, सॉल्ट पीटर, राइस, ओपियम और इंडिगो। और इंडिया में वो इंपोर्ट क्या करते थे? स्पाइसेस, पेपर, सैंडलवुड और कॉपर। ठीक है, कॉपर जो है वो जापान से इंपोर्ट किया जाता था। इस सारे पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। तो इसमें कंफ्यूज कभी भी नहीं होना है। ये नहीं देखना है कि हाँ, कहीं पे भी अगर एक्सपोर्ट का बात अगर होगा तो ऑलवेज स्पाइसेस एंड पेपर जो होगा वो ऑलवेज आइटम ऑफ एक्सपोर्ट ही होगा। नहीं, डच के कॉन्टेक्स्ट में वो आइटम ऑफ इंपोर्ट भी हो जाता है। ठीक है। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जिन्हें कि आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है। अब इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, जो हमारा थर्ड डायमेंशन ऑफ द लेक्चर हो जाता है कि आखिर डच कंपनी इंडिया में एज अ कॉलोनियल पावर के तौर पे क्यों फेल हो गई। ठीक है। अगर आप स्पेक्ट्रम को पढ़ते हैं तो उन्होंने लास्ट लाइन में अपने पैराग्राफ में इस तरीके से समझाया हुआ है कि डच का जो इंटरेस्ट जो था वो इंडिया में नहीं था। और इस कॉन्टेक्स्ट में वो दिखाते हैं कि किस तरीके से बैटल ऑफ हुगली में फाइनली ब्रिटिशर्स ने उन्हें डिफीट कर दिया था और वो छोड़ के चले जाते हैं। तो बैटल ऑफ हुगली का जो फैक्ट जो है वो तो सही है, लेकिन जो ये एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि उनका इंटरेस्ट इंडिया में नहीं था, ये इनएडिक्वेट एक्सप्लेनेशन है। इसे प्रॉपर एक्सप्लेनेशन में नहीं माना कहा जा सकता है। इसका जो रीजंस हैं जो कि क्यों डच कंपनी जो है एज अ कॉलोनियल पावर के तौर पे इंडिया में फेल करते हैं, इसके कुछ 4-5 पॉइंट्स हैं। जैसे सबसे पहला है पॉलिसी ऑफ कमर्शियल मोनोपोली। देखिए, अब इसको यहाँ पे समझना है कि पोर्चुगीज थे जिन्होंने सबसे पहले की उस सी रूट को डिस्कवर किया, नए सी रूट को डिस्कवर किया कि किस तरीके से आप इंडिया और साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के साथ में ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। और इस इंफॉर्मेशन को जिसने सबसे पहले बाहर निकाला वो थे डच। ठीक है।
एक्शन सबसे पहले स्टेप किसने लिया? मोनोपोली नॉलेज का जो नॉलेज को जो फर्स्ट इनिशिएटिव किसने लिया था? पोर्चुगीज ने। और पूरी दुनिया के सामने किसने प्रेजेंट किया? डच ने। तो एक तरीके से डच के अंदर में ये भी एक, आप कह सकते हैं कि महत्वाकांक्षा थी उनकी, या उनके अंदर एक अहंकार भी था कि ये जो इंफॉर्मेशन जो हमने जो पूरी दुनिया है, चाहे ब्रिटेन हो या फ्रांस हो, इसको आखिर में पोर्चुगल से निकालने का जो इनिशिएटिव था वो हमारा था, हमने एफर्ट लेके किया। तो पोर्चुगीज भी ये समझते थे कि भाई एक्चुअल में एफर्ट तो हमारा था। ठीक है, तो इस कारण से पोर्चुगीज, डच, फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में एक परपेचुअल वॉर रहता था। डच ने क्या किया? पोर्चुगीज ऑलरेडी स्टैब्लिश थे ईस्टर्न कोस्ट, वेस्टर्न कोस्ट पे पावरफुली। डच ने अपने आप को स्टैब्लिश कर लिया था ईस्टर्न कोस्ट के पास में। अब जो दो पावर आए, फ्रांस और इंग्लैंड, अब ये भी चाहते हैं कि इन्हें भी कुछ ना कुछ मिले, इन्हें भी उसमें अधिकार मिले। तो एक तो था कि जो डच ने क्या करने का कोशिश किया कि उन्होंने जब ईस्टर्न कोस्ट में अपना पावर जब एक्वायर कर लिया था, तो अब वो धीरे धीरे करके क्या होता है कि पोर्चुगीज एम्पायर जो है वो भी धीरे धीरे वीक होने लगा था। तो अब ये चाहते थे कि इस पूरे के पूरे रीजन में, इंडिया ही नहीं बल्कि इवन पूरे साउथ ईस्ट एशिया में सिर्फ और सिर्फ जो डच जो है वही रहे। तो इस कमर्शियल मोनोपोली के कारण से उन्हें इन तीन पावर्स के साथ में फाइट करना पड़ा, कभी पोर्चुगीज के साथ में, कभी फ्रांस के साथ में, कभी इंग्लैंड के साथ में। तो इस कारण से उनके ऊपर कई सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेस के चैलेंजेस आए। दूसरा था, कंपनी अपने कमर्शियल एक्टिविटीज में तो एक चार्टर देके उन्हें एक अधिकार दे दिया गया था। लेकिन जब आप इतने परपेचुअल फाइट में जुड़े रहेंगे तब तो आपको अपने मदर कंट्री के साथ में कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करना ही पड़ेगा। तो डायरेक्ट कम्युनिकेशन के कारण से भी बहुत ज़्यादा इश्यूज होते थे, क्योंकि आप जब इतना ज़्यादा आप वॉरफेयर में जुड़े रहेंगे तो रिसोर्सेस के ऊपर प्रेशर जनरेट होगा। रिसोर्सेस के ऊपर प्रेशर जनरेट होगा तो सबसे पहला क्या करते हैं, अपने सैलरीज को, अपने आर्मी के वेजेस को, अपने लोगों के सैलरी को कम करने का कोशिश करते हैं। तो लो सैलरी का कंडीशन है, जिसके कारण से जब लो सैलरी होता है तो स्पिरिट खो जाते हैं जो भी सोल्जर्स होते हैं। फिर धीरे धीरे करके एडमिनिस्ट्रेशन वीक होने लगता है। एडमिनिस्ट्रेशन वीक होने लगता है तो जो भी पैसा है उसमें करप्शन ज़्यादा होने लग जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जिस कारण से डच जो है वो अपने आप को एज ए कॉलोनियल, एज ए सुपर पावर के तौर पे इस्टेब्लिश नहीं कर पाते हैं। और इन सारी चीज़ों का जो सबसे ज़्यादा जो सबक जिस पावर ने लिया था वो था इंग्लिश ने। इन सारी चीज़ों को बेहतर तरीके से स्टडी करके हर एक प्रॉब्लम को स्टडी किया और उसका क्या एक काउंटर सॉल्यूशन होना चाहिए, इस चीज़ को जनरेट करने में जो सबसे ज़्यादा जो इंडिया में जो सक्सेसफुल हुए वो थे इंग्लिश। और इसीलिए वो सक्सीड करते हैं इंडिया को एज अ कॉलोनी बनाने में। ठीक है, पहले तो किसी का भी एजेंडा नहीं होता है कि कॉलोनी बनाना जरूरी है, इसके पीछे एक्सटर्नल फैक्टर्स भी है, इंटरनल फैक्टर्स भी है। ये फाइनली ये जो टॉपिक है कि किस तरीके से हम कॉलोनी बनेंगे तो क्लियर तब जाके होगा जब हम इंग्लिश के राइज और उनके इमर्जेंस को पढ़ लेंगे। लेकिन अभी आपको, हमने पिछले अपने लेक्चर में देखा कि क्या क्या पोर्चुगीज के डिक्लाइन होने के कारण होते हैं। इस टॉपिक में हमने देख लिया कि किस तरीके से डच के डिक्लाइन होने का क्या कारण होता है, या डच क्यों नहीं कॉलोनियल पावर बन पाए। ठीक है, तो नेक्स्ट अपने लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्रेंच के बारे में कि कैसे फ्रेंच आए और फ्रेंच के भी क्यों नहीं बन पाए। और फिर हम फाइनली पढ़ेंगे इंग्लिश के बारे में कि किस तरीके से इन सारे ये जो दो 15 सेंचुरी से लेके और 18 सेंचुरी तक के बीच का जो पूरा का पूरा जो पॉलिटिक्स चला, जो पूरी की पूरी हिस्टोरिकल घटनाएं जो इवेंट हो रही थी, ब्रिटिशर्स ने इससे क्या सीख लिया और किस तरीके से अपने आप को उभार के वो ऊपर लेके आए, और फाइनली किस तरीके से इंडिया को अपना एक कॉलोनी बनाया। ठीक है, तो ये तो अभी हम एक सेकंड स्टेप पे पहुंचे हैं, अभी कई सारे स्टेप्स हैं जिससे कि ये क्लियर होगा कि किस तरीके से इंडिया कॉलोनाइज होता है। तो इस टॉपिक के लिए, डच के लिए, हमने आज का लेक्चर जो है वो जो हमें जो भी पढ़ना था डच के कॉन्टेक्स्ट में वो हमने पढ़ लिया है। साथ ही साथ में आप चाहे तो स्पेक्ट्रम का जो
जो चैप्टर्स हैं जो कि पोर्चुगीज और जो डच से जो रिलेटेड है, इस लेक्चर के साथ साथ में आप उसे भी वहाँ से भी रिवाइज कर लीजिए। कुछ कुछ आपको इंपॉर्टेंट डेट्स मिल जाएंगे, फैक्ट्स मिल जाएंगे, तो इस तरीके से करके रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम फ्रेंच के अराइवल और उनके बारे में पूरा पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो आए और किस तरीके से क्या क्या उनका एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर रहा इंडिया में। ठीक है, तो तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को लगाम देता हूँ और आप सभी रिवाइज करते रहिए, रिवाइज करते रहिए और रिवाइज करते रहिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।